हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की इस क्लास में क्लास 9th की जो आपकी फ़िज़िक्स है उसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 9th की फ़िज़िक्स में ऑलरेडी मैंने आपको 7 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं, जो 20 से 25 मिनट या बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा तो 30 मिनट के आपके लेक्चर्स हैं, उसको आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उस लेक्चर्स में मैंने देखो चाल तथा वेग, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूँ तो हमने चाल तथा वेग के बारे में बात किया था। आज वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे चाल तथा वेग के आगे। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा आज रहेगा चाल तथा वेग के प्रकार। ये प्रकार हैं, अच्छे से समझेंगे। उससे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर हम आपके जो 2-3-4 पॉइंट हैं उसको मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद हम चाल तथा वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सीखते हैं कि देखिए चाल तथा वेग हमने पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू में लेकर चलता हूँ कि चाल बराबर हमने सीखा था कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चाल बराबर हमने पढ़ा था क्या कि दूरी बट्टा में समय। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर मैं आपसे वेग के बारे में पूछूं तो हमने वेग के भी बारे में पढ़ा था कि वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा में समय। ठीक है, चीज़ें हो गई। देखिए, मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि अगर आपको चाल समझना है तो दूरी आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि चाल जो है ना दूरी पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपको वेग समझना होगा तो विस्थापन आपको सबसे पहले समझना होगा। ये दो बातें मैंने क्लियर कर दी थी और सभी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखो बात ये आती है कि अगर आपको चाल निकालना रहेगा तो आप देखो जितना दूरी आप चलेंगे, दूरी आप जानते हैं ना कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो आपकी वास्तविक पथ की लंबाई होगी उसे हम दूरी कहते हैं। तो जितना दूरी वो चलेगा, अगर उस दूरी में जितना समय लगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा चाल आ जाएगा। ये बातें मैंने आपको बखूबी बताई थी। ये बात क्लियर है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। अगर मैं आपसे वेग की बात करूँ तो मैंने आपसे कहा था कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और विस्थापन जितना विस्थापित होने में जितना समय लगेगा, अगर हम समय से भाग कर देंगे तो हमें वेग पता चल जाएगा। ये चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से आपसे बताई थी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं आपके, उसको देखना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि दूरी कभी भी ऋणात्मक शून्य नहीं हो सकती। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से कराया था। ठीक है, तो अगर आपने दूरी समझा था कि दूरी कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकती, केवल और केवल धनात्मक होगी, तो सेम प्रोसेस वही उसमें भी है कि चाल भी कभी ना तो शून्य होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। चाल कैसा होगा, हमेशा हमेशा धनात्मक होगा। बात क्लियर है? ठीक है, फिर वेग में आते हैं। हमने आपसे कहा था कि विस्थापन हमेशा शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। न्यूमेरिकल भी आपको कराया था। सेम वही चीज़ है, जब मतलब वेग विस्थापन पर निर्भर है और चाल दूरी पर निर्भर है। तो अगर विस्थापन शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, तो आपका जो वेग होगा दोस्तों वो भी ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा, नो डाउट। ठीक है, अब मैं इसको लिख देता हूँ पहले, फिर आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों, मैंने क्या लिखा उसको समझना। मैंने कहा आपसे कि चाल कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे दूरी क्या था कि कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो अगर चाल दूरी पर डिपेंडेंट है तो सेम प्रोसेस, अगर दूरी आपको पता है तो चाल भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाल कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, जबकि वेग आपका शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन तीनों कंडीशंस को फॉलो करेगा, तो आपका वेग भी तीनों कंडीशंस को जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, बात को समझ पाए? अब देखना, एक पॉइंट आपको और मैं बताता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि दूरी जो आपकी है, दूरी वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल किसके होगा, विस्थापन के होगा। देखिए दोस्तों, विस्थापन के होगा। ठीक है,
मैंने आपसे कहा था कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, हमेशा, लेकिन एक कंडीशन में बराबर भी होगा, अगर कोई वस्तु एक समान समयांतर मतलब एक सीधी रेखा में गति कर रही है। अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है बिना अपने दिशा में परिवर्तन किए, मैंने पॉइंट भी आपको लिखवाया था, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में एकदम गति कर रही है बिना अपने दिशा में परिवर्तन किए, तो दूरी और विस्थापन दोनों इक्वल होते हैं, दिशा में कोई चेंज नहीं है, एक सीधी रेखा में गति कर रही है, एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो वहाँ पर दूरी और विस्थापन बराबर होता था। दोस्तों सेम यही कंडीशन चाल और वेग में भी आपको मिलेगा कि चाल हमेशा वेग से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बात क्लियर है? तो एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि चाल हमेशा वेग से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। मैंने लिख दिया दोस्तों, मैंने आपको सेकंड पॉइंट भी लिख दिया आपका। मैंने कहा कि चाल हमेशा वेग से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। चाल हमेशा वेग से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। दूरी विस्थापन अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखेंगे क्योंकि वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन में अंतर, तो आप दे देंगे। अगर आपसे कभी चाल और वेग में अंतर पूछा जाए, दूरी विस्थापन का मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी दे देंगे। चाल वेग में अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो दो अंतर आप ये लिख देंगे कि चाल कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन वेग शून्य ऋणात्मक तो धनात्मक हो सकता है। चाल हमेशा वेग से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। फिर आप लिख देना चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। आप लिख देंगे कि चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। 4 पॉइंट सफिशियंट हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यस सर क्लियर है। ठीक है, कमेंट में आप लिखें यस सर क्लियर है। इसके बाद हम आराम से समझते हैं कि चाल तथा वेग के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आप इसको पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यस सर क्लियर है। आइए दोस्तों देखते हैं चाल तथा वेग के प्रकार। हेडिंग लगाते हैं, तब तक आप भी लगा लीजिए। ठीक है, दोस्तों चाल तथा वेग के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूँ चाल के प्रकार और एक तरफ मैं आपको समझाऊंगा वेग के प्रकार। बात क्लियर है? तो मैं लिख भी देता हूँ। आइए जी दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है एक समान चाल। इंग्लिश में से कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर इधर एक समान चाल है तो उधर क्या हो जाएगा? एक समान वेग हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आइए दोस्तों, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि एक समान वेग क्या होता है और एक समान चाल क्या होता है। ठीक है, पहले इधर क्या लिखा हूँ? पहले लिखा हूँ एक समान चाल। समझना, जैसे मैं एक आपको कॉलम बना देता हूँ, आपको ये चीज़ें कॉलम से ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कॉलम बनाता हूँ, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ये आपका हो जाता है, समझते जाना। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं दूरी, ये मीटर में है। ठीक है, मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में। इधर आप लिख देते हैं समय, ये आपका सेकंड में। ठीक है, देखो समझते ये हैं कि मान लो ये आपका दूरी है 0, 2, 4, 6, 8। समय मान लेते हैं 0, 1, 2,
3 4। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर समय लिखा है 0, तो आप कहेंगे समय कभी भी शून्य हो ही नहीं सकता, समय तो हमेशा चलायमान है। दोस्तों, समय 0 का मतलब ये हो जाता है कि जिस स्थिति में, जैसे मान लिया अभी आप खड़े हैं, आप गाड़ी स्टार्ट किया, ठीक है, खड़े हैं, जैसे ही आपने मतलब चलना स्टार्ट किया, तब की समय में बात करूँ। अभी आप खड़े हैं, जैसे ही आपने समय स्टार्ट किया, जैसे आप क्या करते हैं, टाइमर लगाते हैं, टाइमर 0 रहता है, वो भी एक टाइम ही है ना, टाइमर 0 रहता है। जैसे आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं तुरंत, मतलब जो समय आप तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना, वही समय मैं लिखा हूँ कि 0, मतलब प्रारंभिक से वो स्टार्ट कर रहा है समय, ठीक है, ये बात होती है। तो देखो, एक समान चाल क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समय 0 से 1, तो 1 सेकेंड, 1 से 2, यहाँ भी 1 ही सेकेंड है यार, 2 से 3, यहाँ भी 1 सेकेंड है, 3 से 4, यहाँ भी 1 सेकेंड ही लग रहा है, ठीक है। और दूरी आप देख रहे हैं, तो 0 से 2 मीटर, मीटर में है तो मीटर में, 2 से 4, यहाँ भी 2 मीटर है, 4 से 6, यहाँ भी 2 मीटर है आपका, 6 से 8, यहाँ भी आपका 2 मीटर ही है। तो एक समान चाल क्या कहता है उसको देखना, कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरियां तय करता है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 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 2 मीटर। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरियां तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक समान चाल कहते हैं। बात समझ पाए? यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जितने समय में, जैसे मान लो कोई लखनऊ से कहाँ जाना चाहता है, कानपुर जाना चाहता है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं 60 किलोमीटर की दूरी है, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर जाएगा, और अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर जाता है। मतलब हर 1 घंटे में वो, जैसे अगर कोई आपसे कहे 20 किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब क्या कि 20 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रहा है, मतलब हर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रहा है। मतलब आपका जो समय है वो भी 1 घंटा ही है, और दूरी भी वो 20 किलोमीटर तय कर रहा है। तो यही होता है दोस्तों एक समान चाल, कि समान समय अंतराल में समान दूरियां अगर तय कर रहा है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, एक समान चाल कहलाएगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यस क्लियर है, तब तक मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों समझते हैं एक बार फिर से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक समान चाल क्या होता है। मैंने आपको बिल्कुल बखूबी लिख दिया है कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, समान दूरी, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। बात को समझ पाए मेरे भाई, कि ऐसी कोई वस्तु है जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसे क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। आपको एक जो आपका ये नाम है ना, एक समान चाल, इससे भी दिख रहा होगा कि एक समान चाल से। अच्छा, एक समान का मतलब क्या होता है, एक समान लिखा गया, इसका मतलब कहता है फिजिक्स लैंग्वेज में इसे कहते हैं नियत चाल से। नियत मतलब कांस्टेंट, क्या कहते हैं, नियत कहते हैं। फिजिक्स में एक समान को कहते हैं नियत कहते हैं, ठीक है, कि वो नियत चाल से, एक समान चाल से नियत चाल से वो गति कर रहा है। अगर मैं आपसे दोस्तों कहता हूँ कि वेग के प्रकार में एक समान वेग आएगा, अगर उधर एक समान चाल है तो इधर एक समान वेग आएगा। सिंपल सी डिफिनेशन इसकी भी है कि एक समान वेग क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा क्यों कह दिया अभी समझाता हूँ, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक समान वेग कहेंगे। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो एक समान आपका वेग, ठीक है, अच्छा, वेग को समझने के लिए मैंने आपसे कहा था विस्थापन की आवश्यकता होगी, किसे, विस्थापन की, विस्थापन, और विस्थापन में दिशा भी होता है और आपका परिमाण भी होता है। तो इसका मतलब जो एक समान वेग है उसमें दिशा की भी आवश्यकता होगी और परिमाण की भी आवश्यकता होगी। मैंने आपसे अभी मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, पॉइंट पढ़ाया है कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान, मतलब एक समान अगर एक समान सीधी रेखा में गति करती है तो चाल और वेग बराबर होंगे। अगर उसने अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लिया तो चाल वेग बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे बताता हूँ, यहाँ से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विस्थापन दिशा पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए
तो अगर विस्थापन दिशा पर निर्भर करेगा तो आपका वेग भी दिशा पर निर्भर करेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो, क्योंकि यहाँ पर क्या था, दूरी, क्योंकि चाल दूरी पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक समान जो वेग आपका है, वेग वो विस्थापन पर। जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापित हो तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक समान वेग कहते हैं। यही डिफिनेशन मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको लिख दिया है कि क्या, कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, क्योंकि विस्थापन है तो विस्थापन में दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। अगर कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, यही चीज़ है, समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तय करे तो उस वेग को हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको एक समान चाल समझ में आया है तो एक समान वेग भी समझ में आएगा। बस आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि विस्थापन कैसा होगा, एक निश्चित दिशा में। विस्थापन ये तो होता है क्योंकि वो विस्थापन दूरी कब बराबर होंगे, जब एक निश्चित दिशा होगी, दिशा ना बदली। ठीक है, तो किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापित तय करे तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। ये चीज़ आपको कन्फर्म हुई होगी। मैं दोस्तों बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप दूरी और विस्थापन समझ के आइए, तब आप चाल और वेग एकदम से समझ लेंगे। एक बार मैं आपसे फिर से बता देता हूँ कि जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरियाँ तय कर रही है तो क्या कहलाएगी दोस्तों, एक समान चाल कहलाएगी। यही डिफिनेशन मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर भी चीज़ें यही हैं सेम, बस क्या है कि एक समान वेग में विस्थापन आ जाता है तो विस्थापन दिशा पर भी निर्भर करने लगता है, क्योंकि अगर दिशा बदल जाती है तो काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो, वहाँ पर दूरी, यहाँ पर विस्थापन, समान विस्थापन तय करे तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ये सभी चीज़ें मुझे याद थोड़ी हैं, समझ रहे हो, मैं आप इसके समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 9th क्लास में पढ़ा था, आपको पढ़ाने डायरेक्ट आ गया, मैंने याद नहीं किया, नहीं, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। देखिए, अच्छा स्कूल में टीचर क्यों नहीं अच्छा पढ़ा पाते, उनके पास कई सारे क्लास रहते हैं, 9, 10, 11, 12, BA मतलब BA नहीं, BSc में। ठीक है, तो वो हर एक क्लास को लेकर चलते हैं तो उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता, समझ रहे हो मेरी बात को। और जो हम जैसे जो YouTube पर जो पढ़ाते हैं वो स्टडी अच्छे से करके आते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो हमारी पढ़ जाती है वो फिर हटती नहीं, जब हम हटाएंगे तभी। तो हमें हटाने का क्या मतलब है, मैं वीडियोस को बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना पड़े। यही आप फिजिक्स पढ़ने के लिए, आप अगर गांव में देहात से हैं, गांव में हैं, तो 200 से कम 200 से 250 रुपये आप देंगे। शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, 200 से 250 रुपये केवल और केवल आप एक फिजिक्स पढ़ने के लिए देंगे। मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ कि मैं यहाँ पर फ्री पढ़ा रहा हूँ, केवल और केवल एक भी रुपया नहीं है, फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ। उससे अच्छे कंसेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आप जो है इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिए, आप खुद लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो दोस्त आपके पैसा दे करके पढ़ रहे हैं उनको आप अवेयर करें कि फालतू में क्यों। देखो, आप पैसा भी देंगे, आप स्कूल से कोचिंग जाएंगे, कोचिंग से घर आएंगे, टाइम लॉस ही होगा आपका। तो उससे अच्छा यार घर पे मोबाइल है ये सबके, तो आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये बात गलत है तो आप कमेंट में बताएं, अगर ये बात गलत है तो भी आप कमेंट में लिखें, अगर ये बात सही है तो भी आप कमेंट में लिखें। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप अगर हमारी बात आपको सही लगे तो भी आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं रियलिटी में वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको एक समान चाल, एक समान वेग समझ में आया है तो कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं आपका सेकंड पॉइंट जो आपका है कि असमान चाल या परिवर्ती चाल क्या होता है, असमान वेग और परिवर्ती वेग क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें समान है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई, मैंने डेफिनेशन पहले लिख दिया, फिर आपको मैं समझाता हूँ। पहले एक बार डेफिनेशन पर गौर करना कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करता है। पिछले वाले पॉइंट में क्या था कि समान समय अंतराल में समान दूरियाँ तय करता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करे तो वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। ये बात क्या होगी, देखो समझो मेरी बात को। मैं आपसे कहता हूँ, मान लो कोई यहाँ से यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं
कि वो यहाँ से यहाँ तक जाता है 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक जाता है 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक जाता है 1 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक जाता है 1 घंटे में। मान लेते हैं उसे इस पॉइंट तक जाने के लिए 50 मीटर गया, फिर वो 40 मीटर गया, फिर वो 60 मीटर जाता है, फिर वो 10 मीटर जाता है। तो आप देख रहे हैं, या आप किलोमीटर में ले लें, ठीक है, किलोमीटर में ले लेना, सब किलोमीटर में, सब किलोमीटर में ले लो, ठीक है। देखो आप देख रहे हैं कि उसका जो समय अंतराल है, टाइम है, वो समान है। देखो समय अंतराल, गतिमान उस समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है। तो ऐसे चाल को, वस्तु की चाल को हम असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं, कि आपका जो समय है, जो टाइम पीरियड है वो समान रहे, लेकिन जो दूरियां हैं वो हमेशा क्या होती रहे, बदलती रहें, घटती रहें, बढ़ती रहें, भिन्न भिन्न दूरियां होती रहें। तो ऐसी हम चाल को क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको वेग समझना है तो विस्थापन समझना है, क्योंकि वेग जो है विस्थापन पर ही डिपेंडेंट है, और विस्थापन क्या होता है, वो दिशा पर भी निर्भर करता है। तो जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, तो उस वेग को असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। आप एग्जाम्पल यही समझ लो, मान लेते हैं कोई आपका चल रहा है किसी वेग से, ठीक है, तो सीधे सरल रेखा में, अगर सरल रेखा में तो विस्थापन जाहिर सी बात है, विस्थापन और आपका दूरी समान होगा, सरल रेखा में गति कर रहा है। तो मान लेते हैं विस्थापन अलग अलग तय कर रहा है और समय उतना ही लगा रहा है जितना समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, यहाँ से यहाँ तक। तो सेम प्रोसेस आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल परिभाषा से मतलब होना चाहिए कि अगर आपको असमान चाल आ जाता है तो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियाँ, निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन या असमान विस्थापन, तो असमान वेग हो जाएगा और असमान चाल हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि आपको असमान चाल या असमान वेग समझने में कोई, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यस क्लियर है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि यस क्लियर है। देखिए दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आपका 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि औसत चाल क्या होता है और औसत वेग क्या होता है। देखो समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, जैसे अगर आपको समझना है औसत चाल क्या होता है, जैसे देखो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति है, तो ठीक है, ये मान लेते हैं 40 किलोमीटर ये गया, यहाँ पर से 20 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर 30 किलोमीटर जाता है, यहाँ पर 10 किलोमीटर जाता है। मान लेते हैं इतना ट्रेवल करने में वो 4 घंटे लगाता है, 4 घंटे लगाता है। तो औसत चाल क्या कहता है कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और बटे में लगा कुल समय। जैसे देखो टोटल दूरी आप जोड़ लो, 40 20 60, 60 30, 90 90 10 100, तो 100 जितना आपका टोटल जोड़ लो, जितना दूरी वो चला है टोटल आप जोड़ लो, 4 2 6 3 9 1 10, ठीक है, 100 किलोमीटर हो गया और 4 घंटे में ये लगा रहा है, तो मतलब कितना हो गया 25 किलोमीटर पर घंटा। तो यही हो जाता है कि 1 घंटे में 25 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर लगभग हो जा रहा है। तो यही औसत चाल आपका होगा। क्या मैंने आपसे कहा कि तय की गई कुल दूरी, लिख लेना, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में तय किया गया कुल समय। तो मैं कुल समय लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुल समय। सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि औसत वेग अगर आपसे आ जाएगा कि तय किया गया कुल विस्थापन और तय करने में कुल लगा समय, तो मैं लिख देता हूँ कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक बात है, समझ पाए कि अगर आपको औसत चाल निकाल रहा हूँ तो जितना वो चल रहा है उतना जोड़ लो, जितना टाइम लगा रहा है उससे भाग कर लो, आपका औसत चाल आ जाएगा। औसत वेग निकाल रहा हूँ कि जितना विस्थापित हो रहा है उसको जोड़ लो, समय से भाग कर दो, तो आपका औसत चाल आ जाएगा। इसमें देखो डिफरेंट है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, लेकिन ये औसत चाल है, ये औसत वेग है। वहाँ पर दूरी केवल लिखो, समय लिखो। यहाँ पर जितना दूरी तय कर रहा है सब जोड़ लो, समय लिख दो, तो आपका आ जाएगा औसत चाल। जितना वो विस्थापित कर रहा है सब जोड़ लो, जोड़ने के बाद समय से भाग करा दो कितना समय लगा, तो वो आ जाता है आपका औसत वेग। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट आपका और बचता है, उसको मैं बता देता हूँ।
एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर गांव में फिजिक्स पढ़ रहे हैं किसी ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, तो वहाँ पर इसकी फ़ीस 200 रुपये से 250 रुपये है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 200 रुपये से 250 रुपये, ये विलेज की बात मैं कर रहा हूँ, गांव की, ठीक है। यही चीज़ पढ़ाई जाएगी, इससे अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा वहाँ। और यही चीज़ मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब पर। तो आप इसका अवसर या लाभ कह लें तो आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि आप मान लो किसी अपने घर से आप कोचिंग जाएंगे तो भी आपका टाइम ख़राब होगा, कोचिंग से घर आएंगे तो भी आपका टाइम ख़राब होगा, और पैसा आप देंगे ही। सबके घर में फ़ोन मोबाइल है, सबके घर में नेट फ्री है, आप जो 150-200 का आप डलाते होंगे तो फ्री में नेट मिलता है, तो आप यूज़ करें पढ़ने के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप मान लो अभी 15 बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करें, एक एक दोस्त को अपने लेकर आएँ, कम से कम 50 बच्चों को आप जोड़िए, 50 बच्चों को आप जोड़िए, जिससे कि मोटिवेशन मिले। दोस्तों देखो, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मेहनत लगती है। तो आप कम से कम 50 बच्चों को आप जरूर जोड़िए। अगर आप देखो, मान लो आप 15 आते हैं, तो 15 आप आते हैं तो एक एक स्टूडेंट को और लेकर आइए, तो 15 दूना 30 तो ही जाएगा, 30 हो जाता है। अगर वो 30 स्टूडेंट फिर आप एक एक बच्चे को जोड़ते हैं तो 60 बच्चे हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आप स्टूडेंट्स को ला सकते हैं, बिना पैसा आपको देना भी नहीं, फ्री में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और एकदम क्वालिटी, एकदम विद क्वालिटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए चाहे आप, अगर आप मान लो कि मैं एक चैप्टर आपके एग्ज़ाम तक पूरा करूँगा, मान लो एक चैप्टर मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरा करता हूँ, तो आप देखना कि कितने क्वेश्चंस आपसे यहाँ से मिलते हैं। अगर आपने हमारे लेक्चर्स को देखा होगा तो आप विद क्वालिटी एकदम अच्छे से आप नंबर यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया। अगर ऐसा किया है तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि अगर आपको यहाँ से फ़ायदा हुआ होगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस, ठीक है। आइए दोस्तों, समझते हैं कि आपका तात्क्षणिक चाल, जो 4 नंबर पॉइंट है आपका लास्ट, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखो, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल, किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग, ठीक है। ये देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है तात्क्षणिक चाल, ठीक है। देखो, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बाइक पर बैठा है, आप कुछ दूर चले, ठीक है, कुछ दूर आप जा रहे हैं, आपको किसी ने फ़ोन किया कि आपसे बात करा, ठीक है, फिर आपसे वो कह रहा है कि कितने की स्पीड है आपकी गाड़ी की। तो आपने उस समय तुरंत देखा ऑडोमीटर पर, गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है, ठीक है, उस पर आपने देखा, तो उस पर आपका गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर। तो जो आपने उस समय उसे बताया तो 40 किलोमीटर था। फिर कुछ दूर आप गए, फिर कुछ टाइम बाद फिर किसी ने फ़ोन किया कि गाड़ी की स्पीड आपकी कितनी है, तो आपने कहा 60 किलोमीटर। तो तुरंत आपने देखा तो 60 किलोमीटर था, ठीक है। तो जो आप उस क्षण बता रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, वही आपकी होती है कि तात्क्षणिक चाल। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। सेम चीज़ वही है, किसी क्षण विशेष पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग को बताता है। तो आज आपके चाल तथा वेग के प्रकार भी खत्म हो जाते हैं। चाल वेग के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था, स्पेशल पॉइंट्स भी हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको चाल और वेग अच्छे समझ में आया है, चाल वेग के प्रकार, चाल वेग के पॉइंट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।